Hello everyone. Today I am here again to discuss an important topic in psychiatric nursing, that is behavior therapy. What is behavior therapy? Behavior therapy is a type of the psychotherapy that focus on changing maladaptive behavior to adaptive behavior by using the principle of learning. जब भी हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो बिहेवियर थेरेपी में हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करते हैं। हियर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। बाय यूजिंग दैट प्रिंसिपल वी कैन चेंज अवर माल अडप्टिव बिहेवियर इनटू अडप्टिव बिहेवियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड what is maladaptive behavior and what is adaptive behavior. Adaptive behavior क्या होता है? Adaptive behavior is that behavior that is helpful to us and that is also helpful to the other person and that behavior is socially acceptable behavior. जिसको सब कोई accept करते हैं उस behavior को हम क्या कहते हैं? Adaptive behavior. And maladaptive behavior are harmful to the person and that is also harmful to the family, society and everyone and that also interference with functioning. maladaptive behavior जब किसी में present होता है तो जो उसकी normal functioning होती है वो भी उससे affect होती है. Next, here are some history that is related to the behavior therapy. behavior therapy कब से start हुई psychiatric therapy में as a psychotherapy? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लर्निंग थ्योरी. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बिहेवियर थेरेपी क्या है, यह लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. तो इवान पावलो इंट्रोड्यूस द क्लासिकल कंडीशनिंग इन 1927. B.F. Skinner introduced operant conditioning in 1938. In 1958, Journal of the Experimental Analysis of Behavior was published. In 1965, this journal published the result of the first experiment with the token economy. 1965. यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी ओल्डेस्ट थ्योरी है और थेरेपी है जिसको हम यूज़ करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग में या मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करने में. Next, in 1960, applied research in operant conditioning expand into areas of education, parenting, community work and self-control. During 1970, these principles have been used by most of the helping professional including nurses, physician, social worker, teacher and psychologist. 1970 में ये जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे बिहेवियर थेरेपी के वो किस किस ने यूज करना स्टार्ट किए? फिजिशियन, सोशल वर्कर, टीचर, साइकोलॉजिस्ट. Principle. What are the principle of behavior therapy? These all principle of behavior therapy is based on the learning theory. That learning theory is given by classical conditioning theory given by the Pavlov and operant conditioning theory that is given by Skinner, B.F. Skinner. तो ये जो B.F. Skinner ने जो क्लास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है लर्निंग की उसके ऊपर बेस्ड है सारी की सारी हमारी बिहेवियर थ्योरी. और सेकंड वन है कि क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो इवान पावलोव ने दी थी उसके ऊपर हमारी बिहेवियर थेरेपी बेस्ड है. हियर आर सम अजम्पशंस रिलेटेड टू द बिहेवियर थेरेपी कि जो बिहेवियर थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि ऑल बिहेवियर इज लर्नड. सारा का सारा जो हमारा बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होता है आइदर इट इज अडप्टिव बिहेवियर और इट इज माल अडप्टिव बिहेवियर. सारा बिहेवियर हमारा कैसा होता है? लर्नड बिहेवियर होता है. हमने इसको लर्न किया होता है. हम इसको जैसे कि मान लो कि कॉपी करते हैं चाइल्डहुड से लेके जैसा हमारा बिहेवियर हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर होता है वैसे का वैसा बिहेवियर आगे बच्चों का भी होता है. और ये हमारा दो प्रकार का बिहेवियर हो जाता है अडप्टिव और maladaptive behavior. So human beings are passive organism that can be conditioned or shaped to do anything if correct responses are rewarded or reinforced. इस लाइन का क्या मीनिंग है कि here are the human being are the passive organism. Human being क्या है? पैसिव ऑर्गेनिज्म है. पैसिव ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है कि जैसे ह्यूमन बीइंग को कुछ सिखाया जाता है कुछ उनको बताया जाता है तो वो उसको लर्न कर लेते हैं उसको सीख लेते हैं.
उनके बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। उनके करेक्ट रिस्पॉन्स को अगर हम रिवार्डेड और रीइंफोर्स करें, रिवार्डेड और रीइंफोर्स का मीनिंग है कि अगर हम उसको कुछ प्राइज प्रोवाइड करें, कुछ उनको प्राइज दें, अप्रिशिएट करें, तो वो क्या है कि एक मोटिवेशन, वहाँ पे एक मोटिवेशन क्रिएट करती है ह्यूमन बीइंग में, और उससे क्या करते हैं कि उनका जो माल अडप्टिव बिहेवियर है उसको हम अडप्टिव बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। माल अडप्टिव बिहेवियर कैन बी अनलर्नड एंड रिप्लेस्ड बाय अडप्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट मेजर अजम्पशन क्या है कि जो हमारा माल अडप्टिव बिहेवियर है, जो हमारा बुरा बिहेवियर है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अनलर्न कर सकते हैं। रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, बाय द अडप्टिव बिहेवियर में उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, बाय प्रॉपर रीइंफोर्समेंट इज गिवन फॉर द अडप्टिव बिहेवियर। जब किसी पर्सन का कोई जो अडप्टिव बिहेवियर है उसको हम प्रॉपर रीइंफोर्समेंट देंगे, प्रॉपर रिवार्ड प्रोवाइड करेंगे, तो उस कंडीशंस में हम जिस पर्सन का माल अडप्टिव बिहेवियर है उसको अडप्टिव बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहेवियरल असेसमेंट इज फोकस्ड मोर ऑन द करंट बिहेवियर रेदर देन ऑन द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स। कि जो हमने बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करनी है, हम किसी के लिए हमने बिहेवियर थेरेपी प्लान की है, किसी भी पेशेंट के लिए, किसी पर्सन के लिए हमने बिहेवियर थेरेपी प्लान की है, तो वो कहाँ पे फोकस करेगी, वो पेशेंट के और उस पर्सन के प्रेजेंट बिहेवियर पे फोकस करेगी। उनका प्रेजेंट टाइम में उनका बिहेवियर कैसा है, उसको हमने माल अडप्टिव बिहेवियर से अडप्टिव बिहेवियर में चेंज करना है, ना कि हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, जो उसके प्रीवियस उसका जो बिहेवियर था, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो एक इसका मेजर कंसर्न है कि बिहेवियर जो बिहेवियर थेरेपी है किसके ऊपर फोकस करती है, प्रेजेंट बिहेवियर के ऊपर फोकस करती है, ना कि हमारा जो प्रीवियस बिहेवियर है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। Here are some characteristics of the behavior therapy कि क्या क्या characteristics है। ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी आर इंडिविजुअली टेलर्ड। इसका मीनिंग है कि जो ट्रीटमेंट है, जो बिहेवियर थेरेपी हम प्लान करेंगे वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स प्लान की जाएगी। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स डिफर होती है और हर पर्सन में डिफरेंट टाइप्स की बिहेवियर थेरेपी की नीड होती है। तो इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी। इसमें हम 6 to 8 वीक्स में पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करके उसके बिहेवियर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। थेरापिस्ट आर इजी टू ट्रेन एंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। यह क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है बिहेवियर थेरेपी। The total duration of the therapy is usually 6 to 8 weeks. Therapist and patient work as a एक्टिव पार्टनर्स। दोनों के दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिव पार्टनर की तरह रोल प्ले करते हैं। इंडिकेशन क्या क्या है बिहेवियर थेरेपी की। इंडिकेशन ऑफ द बिहेवियर थेरेपी, वी कैन यूज बिहेवियर थेरेपी in various conditions such as anxiety disorders, phobia, OCD, डिप्रेसिव बिहेवियर है अगर किसी में प्रेजेंट है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिव सिंड्रोम है, एन्यूरिसिस है, एनकोप्रेसिस है, मेंटल ट्रेडिशंस है, इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटीज है, टिक्स प्रेजेंट है। तो इसके अलावा भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में बिहेवियर थेरेपी को यूज कर सकते हैं। तो हियर आर सम वेरियस टेक्निक हैं जिनके बारे में हम बारी बारी अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है बिहेवियर थेरेपी में जिनको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टेड एक टेक्निक है जिसको डेवलप्ड किया था बाय द जोसेफ बोल्पे ने इसको डेवलप किया था। तो इट इज यूज्ड अ टाइप ऑफ द बिहेवियर थेरेपी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी टू हेल्प इफेक्टिवली ओवरकम फोबिया एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर। जो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो टेक्निक है दैट इज डेवलप्ड बाय द जोसेफ बोल्पे, इसको हम मेनली यूज करते हैं फोबियाज में और एंजाइटी डिसऑर्डर में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप होते हैं इसमें। सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के 3 मेन स्टेप हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, हायरार्की कंस्ट्रक्शन है, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्टिमुलस है। तो अब हम इनको बारी बारी हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या आता है कि हम पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करेंगे। जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक टेक्निक है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, मेंटल इमेजिनरी, इनको
टेक्निक को प्रोवाइड करके पेशेंट लर्न, इसमें पेशेंट को क्या सिखाया जाता है कि हाउ दे कैन रिमेन काम, हाउ दे कैन स्टे काम। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक है। हायरार्की कंस्ट्रक्शंस में क्या आता है, जो सेकंड स्टेप है हमारा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का, इसमें पेशेंट से हम करें, पेशेंट को हम बताएंगे कि लिस्ट फियर फ्रॉम लिस्ट टू द मोस्ट स्कारी कंडीशंस, कि पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि जिसकी वजह से आपको डर पैदा होता है, इसको आपने एक प्रॉपर वे में लिस्ट प्रिपेयर करनी है। कहाँ से, जो लिस्ट है जिससे आप जो जिस कंडीशन से, जिस सिचुएशन से आपको कम डर लगता है या जिस कंडीशन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, तो लिस्ट को आपने पहले लिखना है और जो मोस्ट स्कैरी है उसको आपने बाद में ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि सीइंग डॉग पिक्चर, सीइंग डॉग फ्रॉम द डिस्टेंस, स्टैंडिंग नियर डॉग, टचिंग डॉग, कि आपको डॉग फोबिया है, तो इसमें आपको अगर मान लो कि डॉग का फोबिया है तो आपको डॉग की पिक्चर देख के डर लग रहा है, या डॉग को आप दूर से देखते हो तब आपको डर लग रहा है, कि अगर डॉग के नजदीक खड़े हो रहे हैं उस कंडीशंस में आपको डर लग रहा है, या डॉग को टच करने से आपको डर लग रहा है। तो ग्रेजुअल एक्सपोजर क्या है इसका, थर्ड है हमारा, इसका जो थर्ड स्टेप है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि थर्ड स्टेप में कि ग्रेजुअली हम उस कंडीशंस को स्टार्ट फ्रॉम लिस्ट फियर, जो उसका सबसे कम लिस्ट फियर है उस कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे कि अगर उसको डॉग की पिक्चर देख के डर लग रहा है तो हम उस पेशेंट को, उस पर्सन को डॉग की पिक्चर दिखाएंगे, उसका जो डर है जो डॉग की पिक्चर देखते ही डेवलप हो रहा है उसको रिमूव करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद हम डॉग को, पेशेंट को, पर्सन को दूर से डॉग को दिखाएंगे। और थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि पेशेंट को डॉग के नजदीक ले जाएंगे। और चौथा क्या रहेगा कि उससे डॉग को टच करवाएंगे। उससे क्या होगा कि पेशेंट का जो डर है वो रिमूव हो जाएगा। तो एंजाइटी एंड रिलैक्सेशन कैन नॉट बी एग्जिस्ट टुगेदर, दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल इनहिबिशंस। तो सेकंड हमारे पास आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, फ्लडिंग में होता है कि हमें इज द अपोजिट ऑफ द सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक समटाइम्स कॉल्ड, इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी हम इसको इम्प्लोजिव थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। कभी इसका इम्प्लोजिव थेरेपी कई बार पेपर में एमसीक्यूज में क्रॉस मैच करने को, या इसका व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द फ्लडिंग, दैट कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसे आप अपने नोट्स में बना के रखना, लिख के रखना है कि व्हाट इज द इम्प्लोजिव थेरेपी। तो दैट इज नथिंग, दैट इज ऑल्सो फ्लडिंग। तो फ्लडिंग में क्या करना है कि फ्लडिंग इज technique is sometimes called as the implosive therapy, is also used to desensitize individual to the phobic stimuli। जो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन था वहां पे भी उस टेक्निक को भी हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो फोबिक कंडीशंस है, एंजाइटी है, फोबिया है, उसको रिड्यूस करने में यूज कर रहे हैं। और फ्लडिंग को भी हम वहीं पे यूज करते हैं। बट क्या है कि इट डिफर फ्रॉम द सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, और ये क्या है कि सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से अपोजिट है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग अप ऑफ द हायरार्की ऑफ प्रोड्यूसिंग एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई, द इंडिविजुअल इज फ्लडेड विद द कंटिन्यूअस प्रेजेंटेशन थ्रू मेंटल इमेजरी और रियलिटी ऑफ फोबिक स्टिमुलस अंटिल इट नो लॉन्गर एलिसिट एंजाइटी। मतलब इस कंडीशंस में एक ऐसे है, एक सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से किस तरह से डिफरेंट है कि उसमें क्या है, हमें एक हायरार्की कंस्ट्रक्शंस, उसको हमने 3 टाइप में प्रोवाइड किया गया है, रिलैक्सेशंस करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उसके बाद उसको वहां पे जो एंजाइटीज है उसको रिड्यूस किया जाता है। पर इसमें क्या है कि इसमें हम डायरेक्टली जो पेशेंट है, पेशेंट इज एक्सपोज टू मोस्ट फेयरफुल सिचुएशन इमीडिएटली, मतलब डायरेक्टली हम पेशेंट का क्या करते हैं कि उसको एक्सपोज कर देते हैं जो मोस्ट फेयरफुल सिचुएशंस है। नो ग्रेजुअल स्टेप, हायरार्की जो सिस्टेमेटिक सेंसिटाइजेशन थेरेपी है उसमें एक ग्रेजुअल स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एंजाइटी और फोबिया को रिड्यूस करते हैं। पर इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा एक्सपोजर रहता है फेयरफुल सिचुएशंस में। एक्सपोजर कंटिन्यूअस
कब तक एक्सपोजर करते रहेंगे आप? कंटिन्यूअस अंटिल एंजाइटी डिक्रीज, जब तक पेशेंट की एंजाइटी डिक्रीज नहीं हो जाती है तब तक हम उस पेशेंट का उसके लिए एक्सपोजर करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन अफ्रेड ऑफ वाटर, अगर किसी को पानी से डर लगता है तो डायरेक्टली टेकन इनटू द पूल, हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली वाटर जो स्विमिंग पूल है वहां पे पेशेंट को ले जा सकते हैं। तो वेरी इंटेंस टेक्निक है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल पेशेंट, ये हम सभी पेशेंट में इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और इस फ्लडिंग टेक्निक में क्या है कि हमें सुपरविजन की नीड होती है, हम पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है शेपिंग। शेपिंग में क्या है कि शेपिंग क्या है, रीइंफोर्समेंट आर गिवन फॉर इंक्रीजिंगली क्लोजर अप्रोक्सीमेशन टू द डिजायर रिस्पॉन्स, कि जब शेपिंग टेक्निक को हम जब यूज करते हैं तो शेपिंग में क्या है कि स्लोली जैसे कि शेप, जैसे कि इसमें पिक्चर में शो हो रहा है कि एक पोटर है, एक पॉट को बना रहा है, तो वो स्लोली क्या कर रहा है, उसको शेप दे रहा है। हम एकदम से एक पॉट को नहीं बना सकते। आपने अगर कभी देखा होगा, कभी विजिट किया होगा उनके, तो आराम से उनको बनाना पड़ता है। आज बनाया, आज उन्होंने हाफ पॉट को बनाया, फिर उसके बाद उसको वो थोड़ा रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो स्मॉल इंप्रूवमेंट आर रीइंफोर्स्ड अंटिल द डिजायर्ड बिहेवियर इज अचीव्ड, मतलब स्मॉल स्टेप करके हम पेशेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, वो होता है शेपिंग में। नेक्स्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि जो मॉडलिंग टेक्निक है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अल्बर्ट बेंडोरा। अल्बर्ट बेंडोरा एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो इस टेक्निक में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि रेफर टू लर्निंग ऑफ अ न्यू बिहेवियर बाय इमिटेटिंग द बिहेवियर इन द अदर। आपने छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा कि उनके घर में, उनकी फैमिली में अगर उनके पेरेंट्स अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, किसी को विश कर रहे हैं, किसी के पाँव टच कर रहे हैं, तो उनका जो बच्चा होता है वो भी वैसा ही लर्न करता है। तो मॉडलिंग में क्या है कि हम दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। मोस्टली जो बिहेवियर है मॉडलिंग में बच्चे अपने पेरेंट्स से इस बिहेवियर को लर्न करते हैं। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, बाय इमिटेटिंग द अदर बिहेवियर्स। फॉर एग्जांपल, अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को, टीचर्स के बिहेवियर, फ्रेंड्स का बिहेवियर, अदर्स बिहेवियर, एंड अडल्ट एंड चिल्ड्रन मॉडल्स मैनी ऑफ देयर बिहेवियर आफ्टर इंडिविजुअल्स ऑब्जर्व्ड ऑन टेलीविजन और मूवीज। और कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं या कोई अडल्ट है, उनका मॉडल कौन बन जाते हैं? जो टीवी एक्ट्रेस होते हैं हमारे, जो पिक्चर्स में काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, वो उनकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं अपने घर में आके। तो वो क्या हो गया? मॉडलिंग हो गया। नेक्स्ट है प्री मैक प्रिंसिपल। तो प्री मैक प्रिंसिपल क्या है? जो प्री मैक प्रिंसिपल की टेक्निक है दैट इज गिवन बाय द डेविड प्रीमैक, और उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है प्री मैक प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली अकरिंग रिस्पॉन्स कैन सर्व एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट for a response that occurs less frequently. This is accomplished by allowing R1 to occur only after R2 has been performed. तो इसमें क्या था कि प्रीमैक प्रिंसिपल में क्या है कि प्रेफर्ड एक्टिविटी रीइंफोर्स लेस प्रेफर्ड एक्टिविटीज। पहले मान लो कि बच्चा है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चा है वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, तो उसके ऊपर हम प्रीमैक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। प्रीमैक प्रिंसिपल में क्या है कि पहले हम उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कि पहले आप पढ़ाई करो, फर्स्टली डू स्टडी देन यू कैन गो टू प्ले। तो अगर वो पहले पढ़ाई करेगा, क्योंकि पढ़ाई क्या है, उसमें उसको पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पढ़ाई करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रीमैक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट यू हैव टू डू योर स्टडी देन यू कैन गो टू प्ले आउटसाइड। तो इसमें क्या है कि पहले हम उस एक्टिविटीज को करवाते हैं जो कि लेस इंटरेस्टेड होती है, और उसके बाद हम मोर इंटरेस्टेड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में सबसे पहले आता है टोकन इकोनॉमी। तो टोकन इकोनॉमी क्या है? इज अ वे टू इन्वॉल्व रेजिडेंट इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। It is a type of contracting in which the reinforcers for designs behaviors are presented in form of tokens are awarded when desired behaviors are performed and may be exchanged for
डिजाइंड प्रिविलेजेस। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है कि ये बहुत अच्छा बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई अडप्टिव बिहेवियर है, उसको क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो उस कंडीशंस में हम उनको क्या करते हैं, अवार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो उस अवार्ड को क्या नाम दे दिया यहाँ पे, टोकन इकोनॉमी नाम दे दिया है। और दिस टेक्निक इज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय द BF स्किनर। तो अर्न टोकन एक्सचेंज फॉर द रिवार्ड, कि जब भी कोई टोकन को अर्न करेगा तो उसको उसमें हम किस में एक्सचेंज कर देंगे, रिवॉर्ड में चेंज कर देंगे। तो ये किस तरह से काम करती है टोकन इकोनॉमी, कि डिजायर्ड बिहेवियर, अगर कोई डिजायर्ड बिहेवियर करता है तो उसको गिवन टोकन, हम उसको टोकन दे देंगे। फॉर एग्जांपल स्टार दिया हमने, कॉइन दिया, पॉइंट दिया, तो किस में आ जाता है, हमारा डिजायर्ड बिहेवियर मतलब टोकन में आ जाता है। और टोकन कलेक्टेड, जब उसके पास टोकन कलेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको किस में एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके रिवार्ड में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये मोटिवेट, टोकन इकोनॉमी जब हम अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को मोटिवेट करती है और मेक बिहेवियर चेंज विजिबल एंड मेजरेबल। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटिंक्शन और इग्नोरिंग। एक्सटिंक्शन और इग्नोरिंग भी क्या है, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि द ग्रेजुअल डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और डिसअपीयर्स ऑफ अ रिस्पॉन्स व्हेन द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज विदहेल्ड, कि जब भी कोई गलत काम करता है, कोई बैड एक्टिविटी करता है, माल अडप्टिव बिहेवियर शो करता है, तो उस कंडीशंस में हमें उसे इग्नोर करना है, एक्सटिंक्शन करना है, इग्नोर करना है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक इज इट्स यूज विद द चिल्ड्रन हु हैव टेम्पर टेंट्रम, कि जब कोई बच्चा टेम्पर टेंट्रम शो करता है तो हमें उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, ज़्यादा अपना कंसर्न वहाँ पे शो नहीं करना है, हमें उनको क्या करना है, इग्नोर करना है। जब हम उन बच्चों को इग्नोर करते हैं तो वो क्या करते हैं कि द टेम्पर टेंट्रम बिहेवियर कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पेरेंट्स आर गिवन अटेंशन टू देम, बट डिक्रीज ऑफन डिसअपियर्स व्हेन द पेरेंट सिंपली लीव्स द चाइल्ड अलोन इन द रूम। और एकदम से हम बच्चे को अगर अकेला छोड़ देते हैं रूम में, तो उनका जो टेम्पर टेंट्रम का जो बिहेवियर होता है वो एकदम से चेंज कर देते हैं अपने टेम्पर टेंट्रम के बिहेवियर को। फिर है रेसिप्रोकल इनोवेशन काउंटर कंडीशनिंग। जो रेसिप्रोकल इनोवेशन काउंटर कंडीशनिंग है, इसमें क्या है, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशनल फियर्स इन चिल्ड्रन। प्रेजेंटेशन ऑफ द फियर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी पेयर्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द कैंडी, कि जिस एक्टिविटी से हमें डर लगता है उस एक्टिविटी को हम किसके साथ पेयर करेंगे, जो हमारी बेस्ट एक्टिविटी है, जिसके ऊपर हमें क्या है, कॉन्फिडेंस है। अगर किसी को फियर लग रहा है तो उस एक्टिविटीज को हम किसके साथ, हमने उसको पेयर कर दिया, प्रेजेंटेशन ऑफ द कैंडी। दिस मेथड इज कॉल्ड द काउंटर कंडीशनिंग। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, काउंटर कंडीशनिंग। द न्यू अनकंडीशनल स्टिमुलस इज कॉल्ड अ काउंटर कंडीशनिंग स्टिमुलस। जो नया कोई स्टिमुलस प्रेजेंट, अनकंडीशनल स्टिमुलस वहां पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंटर कंडीशनिंग स्टिमुलस। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम आउट। टाइम आउट, the client is removed from the environment where the unacceptable behavior is being exhibited। अगर कोई माल अडप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, हमने उसको काफ़ी टीच किया, काफ़ी पढ़ाया, काफ़ी लिखाया, काफ़ी बताया, अगर फिर भी वो क्या कर रहा है कि अपना माल अडप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसे उस इन्वायरमेंट से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब उसको हमने निकाल दिया उस इन्वायरमेंट से। यूजुअली डन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्डहुड डिसऑर्डर, की जब इस टेक्निक को हम कब यूज करते हैं, चाइल्डहुड डिसऑर्डर में हम इस टेक्निक को यूजुअली यूज करते हैं, कि जब बच्चा क्या करता है, मानता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उसको इग्नोर करते हैं। जब उसको इग्नोर करते हैं, उसको लगता है कि मुझे तो अब फैमिली वाले इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि अपने माल अडप्टिव बिहेवियर को चेंज करके अडप्टिव बिहेवियर में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द वार्ड टू प्ले इफ ही फेल्स टू कंप्लीट द गिवन वर्क। अगर बच्चे को हम बाहर नहीं भेजेंगे खेलने के लिए उसके दोस्तों के साथ, जब तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो बच्चा क्या करेगा, दूसरे दिन से अपना काम करना स्टार्ट करेगा। उसको पता है कि मेरी मम्मी मुझे बाहर नहीं जाने देगी, तो अपना वो काम स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी में क्या होता है कि पेयरिंग ऑफ द प्लेजेंट स्टिमुलस विद एन अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स। अवर्जन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि पेयरिंग ऑफ
pairing of unpleasant response so that the presence of unpleasant response, the pleasant stimulus become unpleasant by the association. For example, अगर हमने किसी का अनवांटेड हैबिट को स्टॉप करना है तो हम उसमें कौन सी थेरेपी को यूज करेंगे? अवर्जन थेरेपी को. और जो अवर्जन थेरेपी है दैट इज गिवन बाय द इवान पावलोव ने दिया है. अवर्जन थेरेपी को किसने दिया? इसको इवान पावलोव ने दी है ये. और इसमें कोर आइडियाज क्या है हमारा कि मेक बैड हैबिट बैड बिहेवियर अनप्लीजेंट. जो बैड बिहेवियर है उसको हमने कैसे बनाना है? अनप्लीजेंट बनाना है. ये कैसे काम करती है कि पेयर बिहेवियर विद द अनप्लीजेंट स्टिमुलस. जो बिहेवियर है उसको हम किसके साथ पेयर करेंगे? अनप्लीजेंट स्टिमुलस के साथ. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल प्लस मेडिसिन, नोजिया, नील बाइटिंग, बिटर्स सॉल्यूशंस. अगर अल्कोहल कोई ले रहा है, अगर हम उसको मेडिसिन देते हैं तो उससे उसको नोजिया प्रोड्यूस हो जाएगा. वो क्या हो गया? अवर्जन थेरेपी. अगर कोई नेल बाइटिंग करता है, उसकी नेल बाइटिंग की हैबिट को हमने क्या करना है? इम्प्रूव करना है. तो हम उसके नेल पे क्या लगा देंगे? कोई बिटर सॉल्यूशन, ताकि जैसे वो अपने मुंह में अपना नेल डालेगा तो उसका मुंह क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा और वो नेल अपने मुंह में डालना बंद कर देगा. तो इसकी इंडिकेशन क्या क्या है कि अल्कोहल एब्यूज में हम अवर्जन थेरेपी को यूज करते हैं. जैसे कि डाइसल्फाम मेडिसिन देते हैं तो भी एक वो टेक्निक भी, वो ट्रीटमेंट भी एक अवर्जन थेरेपी में आ जाती है. पैराफिलियाज में यूज करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी में यूज करते हैं, ट्रांसवेटिज्म में यूज करते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास ओवर सेंसिटाइजेशन और ओवर्ट सेंसिटाइजेशन और कोवर्ट सेंसिटाइजेशन. तो ये भी क्या है कि टाइप ऑफ द अवर्जन थेरेपी है दैट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अनडिजायरेबल बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल डाइसल्फिराम antabuse is a drug that is given to individuals who wish to stop drinking alcohol. और covert sensitization में क्या आता है कि it relies on the individual's imagination to produce unpleasant symptoms rather than medication. It is under client control and can be used wherever and whenever necessary. तो नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाती है कंटीजेंसी टेक्निक. कंटीजेंसी टेक्निक में क्या होता है कि इन दिस टेक्निक अ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्रॉन up among all parties involved. The behavior that is desired is stated explicitly in writing. कि जो behavior की हमें need है उसको हम एक proper way में लिखेंगे. The contract also specify the desired behavior change and reinforcement to be given for this. If the terms of contract is not fulfilled then punishment will be given. Contingency contract में क्या है कि हमने एक contract sign किया है कि मान लो कि बच्चा है, मदर है और मैंने बच्चे को बोला है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और अगर आप होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में आपको फोन दूंगी. पर बच्चा अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है तो फिर मैं उसके बाद उसको फोन भी नहीं दूंगी. तो ये क्या हो गया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया. तो इस तरह से हम उसके माल अडप्टिव बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिस्पॉन्स कॉस्ट. दिस प्रोसीजर इज यूज्ड विद इंडिविजुअल्स हु आर ऑन टोकन प्रोग्राम्स फॉर टीचिंग अडप्टिव behavior. When desirable behavior occurs, a fixed number of tokens are deducted from what the individuals has already learned. तो कुछ assertiveness और social skill trainings भी हैं उनको भी हम यूज करते हैं किसमें? बिहेवियर थेरेपी में. तो here are some step of the behavior therapy कि बिहेवियर थेरेपी को हम कैसे अप्लाई करते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द बिहेवियरल प्रॉब्लम. पेशेंट से हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की एमएससी करेंगे. एमएससी में हमें पता चलेगा कि वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम. उसके बाद हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे. क्लाइंट क्या है, एक्सटर्नल एजेंट क्या है और सोसाइटी क्या है. फिर बिहेवियर हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे. रिस्पॉन्सेज की व्हाट आर द इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट. कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट आर द रीइंफोर्सर क्या है. पनिशेज फॉर द पेशेंट क्या रखेंगे. डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई अंडर दैट कंडीशंस. डू एप्रोप्रिएट एंड इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. बेसलाइन डाटा कलेक्ट करेंगे. असेसमेंट ऑफ इंपेरिकली वैलिडेटेड डाटा और इंटरवेंशन करेंगे कि क्या गोल है हमारा, बिहेवियर गोल क्या है. व्हाट बिहेवियर टेक्निक कैन बी यूज टू अकॉम्प्लिश गोल. हाउ कैन द टेक्निक बी ऑपरेशनलाइज्ड. एंड इवेल्युएशंस में क्या है कि वाज द गोल रीच्ड. जो हमने गोल सेट किया था क्या हमने उस गोल को अचीव किया. यस. प्लान फॉर मेंटेनेंस ऑफ चेंज. इज देयर एनी अनदर बिहेवियर दैट रिक्वायर मॉडिफिकेशन. No. Is more time required? Is the plan in need of the alterations? If so, return to assessment step by continuation. Evaluations में हम देखेंगे कि जो हमने behavior therapy की जो टेक्निक हमने
अप्लाई की कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन अप्लाई किया या फ्लडिंग अप्लाई किया, टोकन इकोनॉमी अप्लाई किया, वो क्या पेशेंट के ऊपर बेनिफिशियल रही कि नहीं रही। अगर उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ पेशेंट को, उसकी बिहेवियर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि फिर से प्लान करेंगे, फिर से गोल सेट करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट अनदर टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो प्लानिंग एंड इंटरवेंशन प्रोसेसेस है। और नेक्स्ट है कि रोल ऑफ द नर्स क्या रहता है कि बिहेवियर थेरेपी नर्सेज एक्ट बोथ एज द प्राइमरी थेरापिस्ट एंड द को थेरापिस्ट। नर्सिंग असेसमेंट की जाएगी, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशंस। तो समरी में क्या था कि आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा कि डेफिनेशन, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द बिहेवियर थेरेपी, व्हाट आर द प्रिंसिपल, व्हाट इज द बेसिक अजम्पशंस, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं बिहेवियर थेरेपी की, और रोल ऑफ द नर्स क्या है। लास्ट कंक्लूजन, नर्स इज वन who has closer contact with the patient than any other members of the hospital team. So knowledge about the human behavior in general and thorough knowledge about the different aspect of behavior therapy is very much essential to conduct the behavior therapy. So thank you so much.